तो चलिए अब आ ही गए हैं, तो अभी थोड़ी थोड़ी बातें आपने वीडियो 1 में देखी। वीडियो 1 में आपने काउंसलिंग वीडियो था जो आपने देखा, उसी को एक बार फिर से एक्सप्लेन तो कर दूं, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम देना चाहूँगा। उसके बाद हम हमारी मेन क्लास पे आएंगे। तो देखिए वीडियो 1 में आपने क्या देखा, कोर्स करेंगे, कोर्स के बाद में रिवीजन करेंगे, फरवरी में फिर से करेंगे, एग्ज़ाम गैप में फिर से करेंगे, यानी जब एग्ज़ाम की लास्ट डेट होगी तब तक हम साथ साथ रहेंगे। दूसरी बात, संडे को मिलेंगे टेस्ट देने, नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, थ्योरी सब्जेक्ट की भी तनिक पढ़ाई होगी। और फिर ये क्या है, 24 क्लास 24 का मतलब हमेशा क्लास अवेलेबल होगी 24 आवर्स। मान लीजिए आपकी क्लास 3 घंटे की है, तो आपको कुछ नहीं करना, वो 3 घंटे रात को देखो, सुबह फिर देखो, फिर दिन में देखो, पढ़ते रहो। मतलब मेरा कहने का ये है 4 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ठीक है। दूसरी बात है 24 आवर्स कॉल, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए फ़ोन करो, 24 आवर्स कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ोन पे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, हाँ व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। और इसके अलावा 24 आवर्स लाइब्रेरी, एड्रेस आपके सामने है, जी हाँ, लाल कोठी डी मार्ट के पास में जयपुर। तो बड़ा आसान है ढूंढना, ढूंढो और प्रॉब्लम यहाँ पर भी पूछ सकते हो या आकर पढ़ भी सकते हो, लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ये कुछ बातें थी जो आपने काउंसलिंग वीडियो में देखी। इसके बाद हम कुछ और बातें करने वाले हैं। पहले आप जानना चाहते हैं कि आपकी बुक्स के बारे में, कि बुक्स कौन कौन सी है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। आज अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज हम बिना बुक के पढ़ लेंगे, हम तो पूरे साल बिना बुक के पढ़ लेंगे, लेकिन बेटर है कि आप बुक लें। बुक के अलावा दूसरी बात, सर पढ़ते पढ़ते कोई प्रॉब्लम आए तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना, 77759 5 बार 0 पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या यहाँ पर आना है तो आ जाओ और आकर प्रॉब्लम पूछ लो। मैंने बोला ना लाइब्रेरी फैसिलिटी, मैं भी तो यहीं बैठा हूँ, तो प्रॉब्लम पूछने की 3 मीडिया आपके सामने है। तो इसके बाद ये वीडियो जब आप देखेंगे तो इसको कुछ और इम्प्रूव कर पाएँ तो मुझे बेहद खुशी होगी। हालांकि मैं कैमरे के सामने पहली बार हूँ, तो आज पहली बार में हो सकता है कि आपको थोड़ा 19 लगे। कल और परसों के बाद देखना और प्यारी प्यारी बातें आती सामने जाएंगी। इसके बाद बच्चा कहेगा नोट्स कहाँ से लें। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो देखने के बाद वीडियो के बगल में एक ऑप्शन है स्टडी मटेरियल, उसमें जाएं। स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आज के जो भी नोट्स हैं, जितना भी बोर्ड का कंटेंट है, जितना भी क्वेश्चन है, आंसर्स हैं, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन स्टडी मटेरियल। तो आप स्टडी मटेरियल में जाएं और वहाँ से आप नोट्स गैदर करें। और अगर स्टडी मटेरियल से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप मंगवाना चाहते हैं, तो कुछ ना व्हाट्सअप कर दें, टॉपिक का नाम, पेज नंबर हम व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। तो बच्चों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरी शिद्दत से पढ़ें और केवल एक बात का ख्याल रखें, कुछ नहीं, बैटरी का ध्यान रखो, बाकी तो क्या दिक्कत है। बुक की ज़रूरत नहीं है, कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैंने कब कहा है। तो कल परसों में वो भी अरेंज कर लेना। आज तो पढ़ना चालू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बीकॉम पार्ट सेकंड में हम सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की डिटेल देना चाहेंगे। तो देखते हैं सब्जेक्ट की डिटेल। जैसे बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 6 सब्जेक्ट होते थे, 600 मार्क्स का बीकॉम पार्ट फर्स्ट, वैसे सेकंड ईयर भी 600 मार्क्स का, थर्ड ईयर भी 600 मार्क्स का। लेकिन आपके लिए बहुत प्यारी बात है, बड़ी खुशखबरी की बात है कि इस साल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 3 हैं। तो सर और दिक्कत है ना? दिक्कत नहीं है, अरे तीनों में मस्त नंबर आते हैं, तो मतलब ज़्यादा स्कोरिंग होता है क्या सेकेंड ईयर? जी हाँ, बीकॉम सेकेंड ईयर ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो आइए इसके सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल हैं और 3 थ्योरी हैं। तो तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रैक्टिकल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारा पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, जिसे पूरा नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एफएम, जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और 3 थ्योरी के सब्जेक्ट है। 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम चालू करेंगे, 2 घंटे से 3 घंटे तक क्लास जाएगी, 4 घंटे भी होगी। उसके बाद 3 थ्योरी सब्जेक्ट भी बीच में आएंगे, जिनमें अपने ही गैस पेपर वगैरह सब आते रहेंगे। खैर, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि सर अभी आप कौन सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो राइट नाउ इस वाली क्लास में। दूसरी क्लास में क्या होता है, दूसरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो अभी आप कौन सा प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं? तो बच्चों हम यहाँ पर कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सर कॉस्टिंग में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, कौन सा स्टार्ट करोगे? तो बच्चों सबसे पहले हम
जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है MCC। MCC का मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल नाम का ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे कुछ देर पहले हम लगभग 20-25 मिनट एक वीडियो को देने वाले हैं जो स्पेशली इस चैप्टर के लिए तैयार किया गया है, ताकि आपको चैप्टर इजी लगे, अच्छा फील हो, प्यारा प्यारा फील हो। तो इसके लिए चलिए चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, तो कॉस्टिंग का ये जो चैप्टर है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, इसमें हम ये सीखेंगे कि मटेरियल एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉस्ट है। ज़रा यूँ समझो, लड्डू बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, तो क्या क्या खर्चे होते हैं? एक तो लड्डू बनाते हैं तो क्या चाहिए? घी 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 चाहिए, है ना। घी की जगह बेसन बोलूं चलेगा? हाँ, दोनों चाहिए, घी बेसन, है ना, राइट। क्या क्या चाहिए? घी और बेसन। हाँ, घी और बेसन। अच्छा, और है ना, और बताओ, लड्डू बनाने के लिए कौन चाहिए? आदमी। आदमी बोल रहे हो? आदमी फिर बोलोगे औरत यार? वर्कर। नहीं, वर्कर नहीं, हलवाई। तो बच्चों, जो घी और बेसन था वो मटेरियल होता है, और जो हलवाई होता है वो लेबर होता है। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ बनाओ, खर्चे 3 होते हैं। अभी तो आप 2 बता रहे थे ना, पूरी बात तो सुनो। एक मटेरियल होता है जैसे घी बेसन, एक हलवाई होता है उसको बोलते हैं लेबर, और कुछ अदर एक्सपेंस भी होते हैं। अदर एक्सपेंस लाइट, पंखा, ये वो, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ बनाओ, खर्चे 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। अब इनमें आप जरा पहली बात सोचो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो प्राइमरी ऐसे ही दिखता है कि मटेरियल बहुत बड़ा खर्चा है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे पहले कंट्रोल करना किसको जरूरी है? मटेरियल को। तो चलिए मटेरियल को कंट्रोल करना सिखाते हैं। चुन्नू है और चुन्नू के पापा हैं, और चुन्नू की जो फैक्ट्री है वो है लड्डू फैक्ट्री। तो देखो, एक बार चुन्नू के पापा ने चुन्नू से बोला कि बेटा ये फैक्ट्री आप संभालो। तो चुन्नू बोला ओके पापा, ओके। तो ऑब्वियसली इसको आना लड्डू बनाने का काम है। अब चुन्नू लड्डू बनाने के लिए घी मंगवाएगा, और घी सूरत से आएगा। तो चुन्नू ने सूरत में मिला दिया क्या? फोन। और सूरत वाले अंकल को चुन्नू बोला, अंकल लड्डू भेज दो। लड्डू भेज दो, लड्डू भेजेगा, लड्डू मंगाएगा नहीं, घी मंगवाएगा। अंकल घी भेज दो, सूरत वाले अंकल को बोला। तो अंकल ने पूछा, बेटा कितना घी भेजूं? तो चुन्नू ने कहा, अंकल हम बहुत रईस हैं, हम ऐसे आप ना पूछो कि हम कितना घी भेजूं। अरे जितनी आपको भेजना है उतना भेज दो, हम सब ले लेंगे, बहुत लंबा चौड़ा काम है। बच्चों, इसे शेखी कहते हैं। तो ये चुन्नू की शेखी तो देखो, उसने अंकल से कहा जितना मन करे भेज दो। और अंकल कौन से कम थे, अंकल ने फटाफट से घी भेज दिया 20,000 किलो। अब बताओ, इतना सारा घी है तो क्या फैक्ट्री में इतनी जगह होती है क्या कि इतना सारा घी रख ले भाई? नहीं होती ना। तो चुन्नू ने क्या किया, इस घी को रखने के लिए बगल में, फैक्ट्री के बगल में क्या लिया? गोडाउन। और गोडाउन का क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। और बच्चों, यहाँ पर एक नया खर्चा चालू हो गया जिसे बोलते हैं गोडाउन का रेंट। आप बताओ, ये गोडाउन का रेंट क्यों लग रहा है? मतलब लग क्यों रहा है? ये गोडाउन का रेंट क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि घी बहुत सारा मंगा लिया, तो उसको रखने के लिए गोडाउन का रेंट देना पड़ रहा है। तो गोडाउन का जो रेंट है वो घी को रखने के कारण देना पड़ रहा है। यानी गोडाउन का जो रेंट है वो घी को रखने की भी कॉस्ट है। घी को रखने के चक्कर में गोडाउन का रेंट देना पड़ रहा है। यानी गोडाउन का रेंट इज द कॉस्ट ऑफ घी को रखना। मीन्स गोडाउन का रेंट इज ए घी को रखने की, और रखने की कॉस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो बताओ, कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पर चुन्नू ने खूब सारा घी मंगवाया तो 2 गोडाउन लेने पड़े, और 2 गोडाउन लेने पड़े तो चुन्नू की कौन सी कॉस्ट बढ़ गई? कैरिंग कॉस्ट। ये लो, कैरिंग कॉस्ट को देखो बढ़ा दिया। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जब इंसान खूब सारा माल मंगवा लेता है
तो उसको गोडाउन किराए पे लेना पड़ता है और उसकी लगने लग जाती है कौन सी कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट लगने लग जाती है। इसीलिए मनुष्य को बहुत सारा माल नहीं मंगवाना चाहिए। ज़्यादा माल मंगवाओगे तो लगने लग जाएगी कैरिंग कॉस्ट। इसीलिए ज़्यादा माल नहीं मंगवाना चाहिए। अब चुन्नू को सद्बुद्धि आई और चुन्नू ने वापस से सूरत वाले अंकल को फ़ोन किया, अंकल माल भेज दो। अंकल ने कहा फिर से भेज दूं बेटा 20,000 किलो। तो चुन्नू बोला नहीं अंकल, पहले मैं थोड़ा क्या जोश में आ गया था, मैंने ज़्यादा माल मंगवा लिया था और ज़्यादा माल मंगवाने के चक्कर में मेरी उस माल को रखने की कॉस्ट, इंग्लिश में बोलो, कैरिंग कॉस्ट लगने लग गई थी। तो अंकल अब मैं ज़्यादा माल नहीं मंगवाऊं। तो अंकल ने कहा बेटा तू बता दे कितना माल मंगवाएगा। तो चुन्नू बच्चों अब की बार पहली बार बहुत जोश में था और अब की बार बहुत बेचारा सीधा बच्चा बन के बोलता है कि अंकल आप तो एक काम करो, थोड़ा सा माल भेज दो, 80 किलो माल भेज दो। तो बच्चों ट्रक आया और 80 किलो घी लेके आया। अब हुआ क्या है, 80 किलो से लड्डू फटाफट बन गए। तो चुन्नू को दोबारा फ़ोन करना पड़ा और दोबारा से घी आया। कितने किलो? 80 किलो। 80 किलो। फिर वापस ही खत्म हो गया। अबे थोड़ा थोड़ा माल मंगवाओगे तो खत्म हो जाएगा ना। हाँ। तो बार बार मंगवाना पड़ा। फिर से माल आया 80 किलो। तो बार बार माल मंगवाना पड़ रहा है। पिछली बार तो एक बार में मंगा लिया था, एक बार में मंगा लिया था तो रखने की समस्या, तो गोडाउन रेंट पे लेना पड़ा। इस बार 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 माल को मंगवा रहा है, कम 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 माल मंगवा रहा है। तो बार बार माल को मंगवाने की कॉस्ट लग रही है। जरा एग्जाम्पल बताओ, ये कौन सी कॉस्ट बार बार लग रही है? बताओ किस चीज की कॉस्ट बार बार लग रही है, गैस करो। ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट। वाह, डायरेक्ट आंसर आ गया। जी हाँ, माल को बार बार मंगवाने के लिए काय का किराया देना पड़ रहा है? बस का, ट्रक का। ट्रक में आता है माल, कह रही है बस में आता है। अरे बस में कहाँ माल आता है, हे भगवान कौन समझाए। बस में जो आता है उनको माल बोल रहे हैं। नो 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 नो, गलत बात है। ये ट्रक का किराया देना पड़ रहा है, बार बार ट्रक का किराया लग रहा है। तो बार बार ट्रक का किराया लगना यानी बार बार ट्रक का भाड़ा लगना, और ऐसी कॉस्ट को कहते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो बच्चों बार बार ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर दो बातें निकलती है। अगर आप इकट्ठा माल मंगवा लोगे तो बार बार मंगाने की जरूरत नहीं है, तो गोडाउन का किराया लगेगा। मतलब कौन सी कॉस्ट लगेगी? कैरिंग कॉस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मंगवाने की कॉस्ट, रखने की कॉस्ट, राइट, रखने की कॉस्ट। और अगर आप थोड़ा 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 माल मंगवाओगे तो बार बार ट्रक का किराया लगेगा, और इसे कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। हिंदी में बोलते हैं बार मंगवाने की कॉस्ट। बिल्कुल सही जवाब। तो इस दुनिया में दो कॉस्ट होती है, एक कैरिंग कॉस्ट और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट। हिंदी में जरा भी याद करना पड़ेगा, दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, जो कैरिंग कॉस्ट होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रखने की कॉस्ट। रखने की कॉस्ट इज द राइट आंसर। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? मंगवाने की कॉस्ट। तो चलो इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई हो गई। तो चलो मैंने आपको दो बातें बताई। पहली बात, अगर आप इकट्ठा माल मंगवाओगे तो कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी? हिंदी में जवाब दें। रखने की कॉस्ट। रखने की कॉस्ट बोले तो कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट। और अगर थोड़ा 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 माल मंगवाओगे तो हिंदी में बताओ कौन सी कॉस्ट? बार बार मंगवाने की कॉस्ट बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इस दुनिया में कितनी कॉस्ट? दो। एक तो कैरिंग कॉस्ट और एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट, ठीक है। तो बच्चों इसी बात को हम रिवाइज कर रहे हैं। सर हम लिख लेते हैं। अरे अभी मत लिखो, जो भी कुछ माल है वो सब स्टडी मटेरियल में आपको अवेलेबल होगा। तो बच्चों ऑर्डर की साइज अगर आपने बड़ी रखी, ऑर्डर की साइज कैसी रखी? बड़ी। इकट्ठो माल आ रहा है, तो जब इकट्ठा माल आएगा तो कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी बताओ? कैरिंग कॉस्ट। और जब ऑर्डर की साइज छोटी रखी, थोड़ा 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 माल आ रहा है, और जब थोड़ा थोड़ा माल आएगा तो बार बार आता रहेगा, तो कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मनुष्य को इकट्ठा माल नहीं मंगाना चाहिए, मनुष्य को थोड़ा थोड़ा माल नहीं मंगाना चाहिए, मनुष्य को माल न तो बहुत ज़्यादा मंगाना चाहिए न बहुत कम मंगाना चाहिए। मनुष्य को माल जो मंगाना चाहिए, जो ऑर्डर करना चाहिए, वो बड़े बड़े ऑर्डर नहीं करने चाहिए, छोटे छोटे ऑर्डर नहीं करने चाहिए। मनुष्य के ऑर्डर कैसे होने चाहिए?
इकोनॉमिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इकोनॉमिक। यानी इकोनॉमिक मतलब ऑप्टिमम होने चाहिए, तो इकोनॉमिक होने चाहिए। ऑर्डर की साइज है, ऑर्डर की साइज है वो कैसी होनी चाहिए? इकोनॉमिक होनी चाहिए। तो बच्चों ऑर्डर की साइज इकोनॉमिक होनी चाहिए। चुन्नू बेचारा बहुत दुखी था, पहले इकट्ठा माल मंगवा रहा है, पापा से थप्पड़ खा रहा है। पापा कह रहे हैं बेटा रखने की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट लग गई। थोड़ा थोड़ा मंगवा रहा है तब भी थप्पड़ खा रहा है, बोल रहा है बेटा बार बार मंगाना पड़ रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई। तो अब चुन्नू समझ गया कि आज के बाद अपन ऑर्डर करेगा ना तो बड़े बड़े ना छोटे छोटे, आज के बाद अपन कैसे ऑर्डर करेगा? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ऑर्डर करेगा। तो बच्चों चुन्नू अपने पापा के पास गया और पापा से बोला पापा मुझे, आप कर्सर पे अगर देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, देखो पापा मुझे इकोनॉमिक ऑर्डर करना है EO, और इकोनॉमिक ऑर्डर करने की क्वांटिटी पता करनी है। अगर 20,000 किलो मंगाता हूँ तो लोग कहते हैं ज़्यादा मंगा लिया, 80 किलो मंगवाता हूँ तो लोग कहते हैं कम मंगवा लिया। पापा मैं बीच का मंगवा लूँ क्या? पापा ने कहा नहीं बेटा, बीच का तो एवरेज होता है। तुझे किसने कहा एवरेज ऑर्डर कर? तुझे तो कैसे ऑर्डर करना है? इकोनॉमिक। तो पापा आप ही बताओ ना इकोनॉमिक ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो पापा ने कहा बेटा अगर तू इकोनॉमिक ऑर्डर निकालना चाहता है तो इसका फॉर्मूला मैं तुझे दे रहा हूँ, याद कर ले, √2AO/C। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है बच्चों, √2AO/C। यानी कभी भी आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है √2AO/C। ठीक है, √2AO/C। इसको याद करते हैं, √2 यानी तुम आओ, तुम आओ, आई विल सी। √2 तुम आओ, आई विल सी, √2AO/C. So what is the formula of economic order quantity? If you want to find out the formula of economic order quantity, so how will you calculate the economic order quantity? Tell me first. √2A/C। √2A/C। लेकिन बच्चों आप तो जानते हो चुन्नू जैसा नाम वैसे काम। चुन्नू बोला पापा से पापा पापा कहाँ से लाए फॉर्मूला, कहाँ से लाए? तो पापा बोले कि बेटा आम खा। नहीं नहीं पापा बताओ ना, पापा फॉर्मूला कहाँ से लाए? तो पापा बोले बेटा ये फार्मूला हमारे कोर्स में नहीं है, ये फार्मूला BSc बच्चों BSc से आया है, यानी साइंस वालों का सब्जेक्ट मैटर है। ये फार्मूला कैसे बना हमारा ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है, हमको केवल फार्मूला याद करना है। हम और अभी तक हमने केवल इतना सीखा कि हमारे जो ऑर्डर होने चाहिए वो इकोनॉमिक होने चाहिए। बड़े बड़े ऑर्डर नो, छोटे छोटे ऑर्डर नो। ऑर्डर कैसे होने चाहिए? इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला एक बार और बता दो, अच्छा √2A/C। हाँ बार बार पूछूं तो क्या अच्छा लगता है सुनने में। तो चुन्नू ने पूछा पापा ए का मतलब तो बता दो। तो पापा ने कहा बेटा ए का मतलब होता है एनुअल। क्या होता है? एनुअल। चलो बताओ फिर, अब तुम बताओ। चलो ओ का मतलब क्या होगा इसमें? गैस करो, गैस। ऑर्डरिंग कॉस्ट। वाह वाह, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा फिर ए दोबारा खेलते हैं, है ना। ए का मतलब बताओ? एनुअल। ओ का मतलब? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सी का मतलब? कैरिंग कॉस्ट। का मतलब? कैरिंग कॉस्ट। तो बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला था √2A/C। अभी टेंशन ना ले, याद मैं करा दूंगा, √2A/C याद रखे। दोबारा से पूछते हैं, ए का मतलब? एनुअल। ओ का मतलब? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और सी का मतलब? कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए ये तीनों मतलब थे, ए का मतलब एनुअल, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। ये तीनों मतलब थे हमारे, ए का मतलब एनुअल, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। ये तीन मतलब हमारे सामने आए। चलो अब आप दोबारा बताओ। ए का मतलब बताओ ना। एनुअल। गलत आंसर। ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन। क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन। बच्चों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम √2A/C लिखकर इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं, हमारे आंसर आते रहते हैं और बाद में जब कभी ज़रूरत होती है हमें पूरे नामों की तो वो वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम अपने बेस ही स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे और यहीं से फुल अच्छे होकर चलेंगे। मैंने आपको कहा मैं आपको फार्मूला कैसे बना ये भी बताऊँगा और उसके बाद ये फार्मूलेज में जो टर्मिनोलॉजी वो भी बताऊँगा, लेकिन आप याद करते चलें, ठीक है। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन मतलब यूज़ मतलब साल भर में जितना भी यूज़ कर रहे हो वो।
साल भर का यूज़ ले लो, साल भर का यूज़ ले लो, एक बार में कितना मंगाना है वो होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पर इसके लिए पहले साल भर का यूज़ पता होना चाहिए और वो क्वेश्चन देगा। तो बताओ, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन, ए का मतलब Annual consumption. एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब Ordering cost. ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोले ओ का मतलब? ऑर्डरिंग कॉस्ट, नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर का मतलब होता है एक ऑर्डर की कॉस्ट। मतलब सर, मतलब कुछ नहीं, एक बार ट्रक माल लाएगा ना, उसका किराया एक बार ट्रक आने का मान लो 648 रुपए ले रहा है, तो दैट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार ट्रक आने का कितना किराया लेता है, तो उसे बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो दोबारा से पूछता हूँ, ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। राइट, दोबारा खेलते हैं। आप फर्स्ट लेटर में, सेकंड लेटर आप। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, कंजम्पशन और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर पर ऑर्डर। अब हमारी तीसरी टर्मिनोलॉजी है सी। सी का मतलब क्या बताया था? कैरिंग कॉस्ट, लेकिन नहीं, ये गलत है। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट और पर एनम मतलब एक साल। एक यूनिट को एक साल कैरी करने की कॉस्ट, एक यूनिट को एक साल झेलने की कॉस्ट। यानी हम एक यूनिट को अपने पास एक साल रखें, जैसे मान लो घी मंगा रहे हैं तो 1 किलो घी को एक साल रखने की कॉस्ट, चाहे से वो 2 पैसे ही आए वॉटएवर। कैरिंग कॉस्ट जो लेते हैं वो पर यूनिट एक यूनिट की लेते हैं, पर एनम यानी एक यूनिट की एक साल की लेते हैं। तो आज के बाद कैरिंग कॉस्ट होगी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आप बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, राइट। तो 3 वर्ड हमने याद किए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप बहुत शिद्दत से सुने। ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात को। मैं आपसे भी यही बात पूछने वाला हूँ और आपको स्टडी मटेरियल में ये सब बातें, नोट्स मिलेंगे, टेंशन ना लें कि आपको उतारना। आप बस अभी याद करें मेरे साथ साथ, ताकि आपको बाद में याद नहीं करना पड़े। ठीक है, तो अब आप बिना देखे बोलने वाले हैं। ए का मतलब नहीं आधा मैं, अच्छा आधा मैं आधी मैं हेल्प कर रहा हूँ, राइट। इजी मैं बोलूँगा, अच्छा इजी खुद को बोलना, चलो इजी आप बोलना। ए का फर्स्ट लेटर बोलो एनुअल कंजम्पशन, ओ का बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर, सी का बोलो कैरिंग कॉस्ट, पर यूनिट पर एनम। ठीक है, राइट। ठीक है, अब आना आप फर्स्ट लेटर बोलो, मैं सेकंड लेटर, स्टार्ट। राइट, मैं बोलता हूँ फर्स्ट लेटर। एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। राइट, ये हमारी ये स्टडी याद हो गई। आशा करता हूँ कि आपको याद हो गई होगी। ठीक है, ये और ये कहानी यहाँ पे रुकती है। आगे की पढ़ाई हम बिना प्रेजी, बिना क्लिप के करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कॉपी नोट्स पे आएंगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको ये क्लिप्स याद हो चुकी हैं क्या? ठीक है, तो एक बार जानने के लिए बच्चे से हम यूँ ही पूछते हैं फ्रंट में आके, चलो मुझे बता दो, इकोनॉम ऑर्डर ज़्यादा कर दिए, अभी तक 3 बातें पढ़ी हैं, सारी रिवीजन कर रहा हूँ, बड़ा ऑर्डर किया इकट्ठा, तो कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी? एनुअल कॉस्ट। एनुअल कौन सी कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट। हाँ, और छोटे ऑर्डर करे तो बार माल मंगाना, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए ऑर्डर कैसे होनी चाहिए? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है E रूट 2A O अपॉन C, रूट 2A अपॉन C। ठीक है, अब इसमें टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ए का मतलब क्या बताया था? एनुअल कंजम्पशन, ओके, एनुअल कंजम्पशन। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वेरी गुड, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और फाइनली इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, रूट 2A अपॉन C, एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, वीडियो में आपने क्या सीखा?
वीडियो में आपने सीखा और बड़े बड़े ऑर्डर ना ना ना, छोटे छोटे ऑर्डर ना ना ना, ऑर्डर कैसे होने चाहिए, इकोनॉमिक होने चाहिए, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे। √2AO/C इसका फॉर्मूला है, याद रखना। ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर फॉर क्वांटिटी का फॉर्मूला हुआ √2AO/C। तो आज के बाद अगर यू की निकालना हो तो फॉर्मूला लगाना √2AO/C। तो इतना आपने पढ़ लिया। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस वहां से देख रहे हैं तो हमें वहां नहीं देखना, हम अपनी कॉपी में से देख लेंगे क्योंकि हमने वहां लिख दिया। आंखें वैसे कमज़ोर है, बार बार स्क्रीन देखेंगे, तो हम कॉपी में से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ऐसे करके धीरे 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 हम क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चंस हार्ड बनाते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा बुक का क्वेश्चन हंसते खेलते हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है A = 1600 यूनिट्स, यानी A मतलब एनुअल कंजम्पशन 1600 यूनिट्स गिवन है। तो A की जगह मैंने लिख दिया 1600, ये 2 की जगह 2, A की जगह हम लिख रहे हैं 1600 यूनिट्स, A की जगह हमने 1600 लिखा। फिर क्वेश्चन में लिखा है ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। A का मतलब था एनुअल कंजम्पशन, यानी साल भर में 1600 यूनिट्स चाहिए। O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार माल मंगाने में 60 रुपये लगेंगे। तो O की जगह लिख दिया हमने 60। और फिर C की जगह दे रखा है 1.2 रुपीज़, तो C की जगह लिख दिया 1.2। जैसे ये तीनों वैल्यू पुट करी आपका आंसर निकल के आएगा। सर पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें, ऐसे ना जी ना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। और आपका आंसर निकल के आया 400 यूनिट्स। आंसर यूनिट्स में देंगे क्योंकि क्वेश्चन भी यूनिट्स में था। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कई बच्चे क्या करते हैं 2 × 1600 3200 × 60/1.2। अरे बच्चे थोड़ी नो, डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। कैलकुलेटर की हेल्प ले, ठीक है, उसके बाद आंसर करें। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ रही हो वो हमें बताएं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन हमको कुछ बातें सिखा के गया। पहली बात ये सिखा के गया, ए का मतलब है यहाँ पर गिवन है एनुअल कंजम्पशन 1600 यूनिट्स, यानी साल भर में हम 1600 लड्डू मंगाने वाले हैं। लेकिन ऑर्डर की क्वांटिटी जो इकोनॉमिक है वो तो 400 है। तो इसका मतलब है साल भर में तो 1600 मंगाएंगे, लेकिन जो ऑर्डर करेंगे वो 400 का करेंगे। अंकल माल भेज दो, अंकल पूछेंगे कितना भेज दो, बोलेंगे 400 भेज दो, फिर से बोलेंगे 400 भेज दो। यानी बच्चों हर बार जब आप माल मंगवाओगे तो केवल और केवल कितना मंगवाओगे, 400 लड्डू मंगवाओगे। एक साथ पूरे साल भर के एनुअल कंजम्पशन ए है, साल भर के 1600 नहीं मंगाने, एक बार में केवल 400 मंगाने हैं। तो बार बार फोन करना, 400 मंगाना, 400 भेज दो, 400 भेज दो, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर करने की इकोनॉमिक जो क्वांटिटी है वो 400 है। तो एक बार में आपको 400 लड्डू ही मंगवाने हैं। ये हमारे पहले क्वेश्चन का एसेंस हुआ। तो बच्चों शायद आप समझ पाए होंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है वो ऑर्डर की क्वांटिटी जो हमको मंगवानी है। और यहाँ पर अब हर बच्चे को मालूम है कि आपको ऑर्डर करना है और कितना माल मंगवाना है। जरा जोर से जवाब दो। 400। तो 400 मंगवाना है हर बच्चे को, एक बार में 400 मंगवाना है, पूरा 1600 नहीं मंगवाना। ये पहला क्वेश्चन हमें सिखा के गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें ये सिखा के गया एक बार में 400 लड्डू मंगवाने हैं। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। पर बच्चों इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। आपको कम मंगवाना है तो कम मंगवाना है, ज़्यादा मंगवाना है तो ज़्यादा मंगवाना है, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है। आपको इकोनॉमिक मंगवाना है, इकोनॉमिक मंगवाना है, और इकोनॉमिक आया 400। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इसी पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और दूसरे क्वेश्चन के लिए स्पेस तैयार कर लेंगे। तो देखिए अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हम यहाँ से चल रहे हैं। स्टार्ट करें सेकंड क्वेश्चन। चलो भैया ने बोल दिया स्टार्ट करो तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्वार्टरली कंजम्पशन। क्वार्टरली कंजम्पशन, मुझे तो एनुअल चाहिए कंजम्पशन। एग्जाम में ऐसे मत करके आना, लिख के आना
हेयर ए इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, ओ इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। भाई जो चीज़ें आप ए ओ सी लिख रहे हो तो उनको मतलब भी तो समझाओगे ना एग्जामिनर को, या डायरेक्ट ए ओ सी लिख दोगे, वो क्या जानेगा ए का मतलब क्या है, वो तो क्या पता सी का मतलब कंजम्पशन समझ रहा हो, लेकिन तो आपको ये लिख के बताना है ना। चलो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बातें करता हूँ मैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वार्टरली कंजम्पशन है 2500 यूनिट्स। बच्चों ये एनुअल नहीं है, क्वार्टरली है। क्वार्टर का मतलब तो सब लोग जानते हैं सर, हाँ क्वार्टर होता है ना आधे का आधा, बिल्कुल सही पहचाना, क्वार्टर होता है आधे का आधा। तो ये क्वार्टरली कंजम्पशन है और साल में क्वार्टर होते हैं कितने, 4। तो ये 4 क्वार्टर क्या होते हैं साल में, ये तो एक क्वार्टर का कंजम्पशन है 2500, तो 4 क्वार्टर का कंजम्पशन हो गया 10,000, तो एनुअल कंजम्पशन 10,000 हो गया। ठीक है, अब O बराबर 50 दिया है, C बराबर 4 दिया है, सॉल्व किया तो आ गया 500 यूनिट्स। हमारा आंसर तैयार है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, करते जाएंगे होते जाएंगे। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी तक हम धीरे धीरे हमने बोला था क्वेश्चन को हार्ड करते जाएंगे। देखो ये पिछले क्वेश्चन से हार्ड है, इसमें क्वार्टरली कंजम्पशन आया, तो ऐसे करके हम क्वेश्चन करते जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद में, तो हम ये पिछले क्वेश्चन में स्पेस बता देते हैं, आपको थोड़ा सा स्पेस बनाया है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और अभी से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं तो इसमें लिखा है क्वार्टरली कंजम्पशन 200, साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो एनुअल कंजम्पशन हो गया 800। ठीक है, आगे चलो। ओ है इक्वल टू 100, तो ओ 100 आ गया। इसके बाद में लिखा है कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस और टैक्स। रेंट वेंट का खर्चा, बच्चों रेंट क्या होता है, गोडाउन का लगता है ना, तो बताओ ये रखने की कॉस्ट ही तो है, और रखने की कॉस्ट है तो कौन सी कॉस्ट हुई, कैरिंग कॉस्ट हुई। तो इस बार कैरिंग कॉस्ट को रेंट नाम दे दिया, तो कैरिंग कॉस्ट है 4 रुपये, ये इसको 4 ले लिया। इसको सॉल्व किया तो आपके आ गया 200 यूनिट्स, फाइनल आंसर। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया 200 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। चिंता मत करें, ये सारे क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे, आप अभी देखते रहें। ठीक है, तो सर चलिए और क्वेश्चन करवा दो। चलो और अगला क्वेश्चन करते हैं, तो फिर से स्पेस बना लेते हैं। कहते हैं स्पेस बनाने में टाइम नहीं लगता, ये लो, ये हमने अगले क्वेश्चन के लिए भी स्पेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलो गंदा गंदा हो गया, साफ कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें ए यानी एनुअल कंजम्पशन पका पकाया है 10,000 यूनिट्स, तो हमने ए की जगह लिखा 10,000। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, तो एनुअल कंजम्पशन ए बराबर 10,000 यूनिट्स। ओ भी गिवन है 50 रुपये, तो ओ की जगह 50। बच्चों सी दे रखा है 20%, सी दे रखा है 20%। सी अब की बार परसेंटेज में है, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है, जबकि अब तक के जो क्वेश्चन होते थे उसमें कैरिंग कॉस्ट रुपीज़ में होती थी और आज कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है, तो हमने पढ़ाई को यहाँ पे छोड़ दिया। एक एग्जाम्पल बना के आते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं। एक बात बताओ, ठीक है, आप मुझे ये बताना, बहुत अच्छे से सोचना, कि आपने मर्सिडीज खरीदी या अल्टो खरीद ली। 2 ऑप्शन है, मर्सिडीज या अल्टो। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मिडिल क्लास के बच्चे हो, आप मर्सिडीज खरीदोगे या अल्टो? जवाब दो। मर्सिडीज खरीदोगे? कैसी बातें कर रहा है, मिडिल क्लास का बच्चा है, मर्सिडीज खरीदेगा, पता नहीं कहाँ से खरीदेगा। बच्चों खरीद लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मर्सिडीज भी खरीद लेगा। लेकिन मर्सिडीज खरीदना तो आसान है, कहते नहीं है हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है। मर्सिडीज़ नहीं खरीदनी चाहिए बच्चों। आप बताऊं क्यों? क्योंकि मर्सिडीज़ खरीदोगे तो उसके लिए ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर के अलावा वो होता है ना जिसमें गाड़ी खड़ी होती है, गैरेज, हाँ गैरेज भी चाहिए, है ना, ड्राइवर भी चाहिए। मर्सिडीज़ के लिए गैरेज भी चाहिए, साफ़ करने वाला भी चाहिए ना, रोज़ प्रॉपर मेंटेनेंस वाला भी चाहिए।
मर्सिडीज पेड़ के नीचे नहीं खड़ी होगी, अल्टो हो सकती है, गैरेज की ज़रूरत नहीं है, सफाई खुद कर लेंगे, कैसे भी चल जाएगा काम। आप तो मुझे ये बता दो किसको रखने में खर्चा ज़्यादा है, मर्सिडीज़ को रखने में या अल्टो को रखने में? खर्चा ज़्यादा किसको रखने में है? मर्सिडीज़ को रखने में खर्चा ज़्यादा है, मर्सिडीज़ को रखने में खर्चा ज़्यादा है, यानी मर्सिडीज़ की कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, कैरी करने की कॉस्ट ज़्यादा है, मर्सिडीज़ की कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, मर्सिडीज़ की कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो महंगी है। यानी ये बात समझ में आई, जो चीज़ें महंगी होती है उनकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। और एग्जाम्पल लो, कोट है, कोट और शर्ट है, क्या है, धोते हैं, सुखा देते हैं, काम खत्म। कोट क्या है बच्चों, प्रॉपर ड्राई क्लीन होता है, पैसे लगते हैं, कोट की कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। गोल्ड है और सिल्वर है, गोल्ड बैंक में लॉकर खुलवाते हैं, गोल्ड की कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। हम ये कह रहे हैं जो चीज़ें महंगी होती हैं उनकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। कोट महंगा है, मर्सिडीज़ महंगी है, गोल्ड महंगा है, जो चीज़ें महंगी होती है उनकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो चीज़ें सस्ती होती है उनकी कैरिंग कॉस्ट कम होती है। इसीलिए अमीर, ज़्यादा अमीर लड़की से हम शादी भी नहीं करते क्योंकि बहुत महंगी है, अभी तो कर लेंगे, बाद में कैरिंग कॉस्ट कैसे मेंटेन करेंगे। इसीलिए बच्चों जो चीज़ें महंगी है उनकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, यानी कैरिंग कॉस्ट महंगाई पर डिपेंड करती है, जितनी महंगी चीज़ उतनी ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट। तो अब इस क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में है 20%, किसका? महंगाई का। और मैं यानी चीज़ कितने की है ज़रा देखो, क्वेश्चन में पीपी दी हुई है, परचेजिंग प्राइस दी हुई है और परचेजिंग प्राइस 20 रुपये है। जब परचेजिंग प्राइस 20 रुपये है तो कैरिंग कॉस्ट किसका 20%? 20 रुपये का 20%। अगर यहाँ परचेजिंग प्राइस 1000 होती तो उसका 20%, यानी जितनी महंगी चीज़ उतनी ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट। यानी कैरिंग कॉस्ट महंगाई पर डिपेंड है और महंगाई को इंग्लिश में कहते हैं परचेजिंग प्राइस पर डिपेंड है, यानी सी कैरिंग कॉस्ट परचेजिंग प्राइस पर डिपेंड है। तो यहाँ पर एक डायलॉग बना, सी डिपेंड्स ऑन पीपी। क्या डायलॉग बना? तो बच्चों इस डायलॉग को हम आपके लिए यहाँ लिख देते हैं, सी, आज के बाद आप याद रखना, डिपेंड्स ऑन पीपी, सी डिपेंड्स ऑन पीपी, सी डिपेंड्स ऑन पीपी। तो आज के बाद जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन हो तो उसको किस पे अप्लाई करेंगे? पीपी पर, क्योंकि रूल है सी डिपेंड्स ऑन पीपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस से क्वेश्चन। ए 10,000 और 50 लिख चुके हैं, सी परसेंटेज में है 20%, किसका? पीपी का। तो 20% पीपी 20 रुपये, 20 रुपये का 20% होता है 4 रुपये। 20 रुपये का 20%, सर इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? अरे बड़ा आसान है, 20 रुपये का 10% 2 रुपये होता है, तो 20% 4 रुपये हो गए ना। इसको कैलकुलेट किया बच्चों, आपका आंसर आपके सामने है 500 यूनिट्स। इस क्वेश्चन से हमने एक और बात सीखी, सी डिपेंड्स ऑन पीपी, सी डिपेंड्स ऑन पीपी। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके सामने था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में फिर से मैं मिटा के जगह खाली कर लेता हूँ और आपको अच्छा से बात बता देता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना, सी डिपेंड्स ऑन पीपी जब सी परसेंटेज में हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें गिवन है ए इक्वल टू 1000 यूनिट्स। तो ये लीजिए, ए की जगह मैंने लिख दिया 1000, 2 की जगह 2, ओ की जगह 500, ठीक है। अच्छा सी परसेंटेज में है ना, देखो 25%, और सी बताया था सी डिपेंड्स ऑन पीपी, यानी 25% किसका? पीपी का। पीपी यानी परचेजिंग प्राइस। अब परचेजिंग प्राइस है 16 रुपये, कोई चीज़ 16 रुपये में आ रही है, उसकी कैरिंग कॉस्ट 25% है, तो किसका 25% है? 16 रुपये का 25% है, और 16 रुपये का 25% होता है 4। जब इसे सॉल्व किया तो आ गया 500। क्या आ गया? 500। ये हमारी एक बात खत्म हुई। लेकिन जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट EOQ, और दूसरी बात भी तो पूछ रहा है, क्या? TPC। तो आइए अब हम आगे चलते। मैंने कहा था क्वेश्चन हार्ड करते जाऊंगा, तो अब मैं आपको दूसरी चीज कैलकुलेट करने बता रहा हूं, TPC। तो मुझे पहला काम है, मैं बच्चे को बताऊं, टोटल परचेजिंग कॉस्ट। TPC का मतलब होता है टोटल परचेजिंग कॉस्ट। फुल फॉर्म बना रहा हूं, टोटल परचेजिंग कॉस्ट। हिंदी में बता रहा हूं, हिंदी में टोटल, साल भर की, कुल मत बोलो, साल भर की। क्या बोलोगे? साल भर की परचेजिंग, खरीदने की कॉस्ट, साल भर की खरीदने की कॉस्ट। क्या हुआ टीपीसी का फॉर्मूला? साल भर की खरीदने की कॉस्ट। वेरी सिंपल। अब आप मुझे ये बता दो कि एक लड्डू कितने का है, वहां देखकर एक लड्डू कितने का है वहां देखोगे ना, तो एक लड्डू की प्राइस को परचेजिंग प्राइस कहते हैं ना।
तो बताओ एक लड्डू कितने का है, देखकर बताओ। 16 रुपए का है। और साल भर में हम कितने लड्डू खरीद रहे हैं? एनुअल कंजम्पशन 1000 खरीद रहे हैं ना, देखो एनुअल कंजम्पशन 1000, तो एक लड्डू 16 का है। साल भर में 1000 लड्डू खरीद रहे हैं, तो साल भर में 1000 लड्डू कितने के आ जाएंगे? 1,60,000 रुपए के। ये आ गई आपकी TPC, टोटल परचेजिंग कॉस्ट, साल भर की खरीदने की कॉस्ट। तो एक लड्डू कितने का हो इंटू साल भर में कितने लड्डू खरीदे, मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉर्मूला बड़ा आसान है, ये PP है, ये क्या है? PP। और ये क्या है? एनुअल कंजम्पशन। तो इसका फॉर्मूला हो गया पप्पा। पप्पा पप्पा फॉर्मूला हो गया ना, तो TPC का फॉर्मूला हो गया पप्पा। तो ध्यान रखिएगा, अब से आपके पास 2 फॉर्मूले हो चुके हैं। पहला फॉर्मूला हो चुका है आपका EOQ √2AO/C, और दूसरा फॉर्मूला हो गया TPC, जिसका फॉर्मूला है पप्पा। और TPC की फुल फॉर्म टोटल परचेजिंग कॉस्ट, साल भर की खरीदने की कॉस्ट, एक लड्डू इतने का, साल भर में इतने लड्डू, टोटल परचेजिंग कॉस्ट। साल भर की खरीदने की कॉस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो मैं आपको 2 चीजें सिखा चुका हूं। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते जा रहे हैं। हमारा हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से हार्ड होगा। आशा करता हूं एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो मुझे बता देना, ठीक है, कि सर ये हार्ड लग रहा था, इसको आसान कर दो। मैं मिटा रहा हूं और अगले क्वेश्चन में जाने की तैयारी कर रहा हूं। ऐसे करके मैं मिटाता जाऊंगा और अगले क्वेश्चन में जाता जाऊंगा। बड़ा आसान काम है मेरा, मिटाते जाओ चलते जाओ, मिटाते जाओ जलते जाओ। पर आप तो ध्यान रखना, 3 बातें सिखा दी। √2AO/C, C डिपेंड्स ऑन PP, और साल भर की खरीदने की कॉस्ट TPC। TPC का फॉर्मूला हुआ पप्पा, PP × A। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुका है, ठीक है, ओके बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जब आ चुका है, तो अगले क्वेश्चन में देखो सबसे पहले लिखा है मंथली कंजम्पशन 4000 kg में है क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ आंसर भी यूनिट्स में आएगा या kg में आएगा? बताओ बताओ, kg में आएगा। ओके, मंथली कंजम्पशन है, जबकि आपको क्या चाहिए? एनुअल कंजम्पशन चाहिए। तो मंथली कंजम्पशन बता दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 48,000 आ गया। वेरी सिंपल, क्योंकि मंथली था 4000। ओ है 120 रुपये, तो ओ की जगह क्या लिख दिया? 120, ठीक है। PP है 10 रुपये, छोड़ो इसको PP को। C है 20%। 20% किसका? PP का, क्योंकि C डिपेंड्स ऑन PP, रूल बताया। 20% PP 10 रुपये का, 20% 2 रुपये। यहाँ पर तो 2 आएगा ही, 2 की जगह 2। ये C 20% PP का 10, और 10 रुपये PP थी, उसका 20% 2 रुपये। इसको कैलकुलेट किया बच्चों, तो ये हमारा आ गया 2400 kg, 2400 किलो। अब निकालते हैं TPC। दूसरी चीज पूछिए, साल भर की खरीदने की कॉस्ट। तो फॉर्मूला होता है पप्पा, एक लड्डू कितने का है? PP गिवन है क्वेश्चन में 10 रुपये का। और साल भर में कितने लड्डू खरीद रहे हैं हम? बताओ, 4000 या 48,000? 48,000। तो 48,000 × 10, द आंसर इज 4,80,000 रुपए। कहानी खत्म। ले ओ तेरी, ये क्या है? क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये लीजिए, तो हम भी 3 आंसर देंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, याद करते जाएं फॉर्मूले। आपका काम याद करना नहीं है, आपका काम केवल देखना है, याद कराना मेरा काम है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आप मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब हिंदी में बोलूँ तो कितने ऑर्डर करेंगे, राइट? अंकल अंकल माल भेज दो। आप माल मंगाओगे ना, तो कैसा मंगाओगे? इकोनॉमिक मंगाओगे ना। इकोनॉमिक माल बताओ कितना है, जरा देख कर बताओ इकोनॉमिक माल कितना है? 2400। अंकल अंकल माल भेज दो 2400, तो आप 2400 लड्डू मंगाओगे। और साल भर में कितने मंगवाओगे? एनुअल कंजम्पशन 48,000। इजी करूं? चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो। मान लो आप फोन करके कह रहे हो अंकल अंकल, इजी वाला इलस्ट्रेशन, इसको छोड़ते हैं। मान लो आप फोन करके कह रहे हो कि अंकल अंकल 2 लड्डू भेज दो, और साल भर में मंगाने 10 लड्डू। तो 2 मंगाए, फिर 2 मंगाए, फिर 2 मंगाए, फिर 2 मंगाए, फिर 2 मंगाए। कितनी बार माल मंगाया? 5 बार। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 5। तो कभी भी नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है तो साल भर में 10 लड्डू मंगाने, एक बार में 2 मंगा रहे हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कोई बात नहीं, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन चल रहा है आपका, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने हैं तो कभी भी साल भर में 10 लड्डू मंगाने हैं, एक बार में 2 लड्डू मंगा रहे हैं,
तो हो गए ना कि 5 बार माल मंगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देख के बताओ साल भर में कितना किलो माल मंगाना है, एनुअल कंजम्पशन 48,000, और एक बार में कितना किलो माल मंगवा रहे हैं 2400। तो बच्चों 48,000 किलो माल मंगवाना है, एक बार में 2400 किलो मंगवा रहे हैं, 2400 किलो 2400 किलो 2400 किलो 20 बार मंगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए 20 ऑर्डर्स। ये हमारी तीसरी बात हो गई। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला हो गया ए अपॉन अपॉन अपॉन, आप बताओ बताओ बताओ, ए अपॉन ई ओ क्यू, ए अपॉन ई ओ क्यू। तो बच्चों ये हमारा अगला फॉर्मूला आ चुका है। ऐसे करके फॉर्मूले आते जाएंगे, पढ़ाई बढ़ती जाएगी। तो आप बस मुझे इतना सा बता दो, पहला फॉर्मूला EOQ का सीखा, √2AO/C, फिर C डिपेंड्स ऑन PP सीखा, TPC पप्पा है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला अभी भी बताया है, A/EOQ। बना कैसे ये भी बता दिया ना, बना कैसे ये तो मैंने बता ही दिया, तो अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मैं आगे चलूँ, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। 5-9 आपके लिए हमेशा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा साफ सफाई कर लेता हूँ, क्या लिखना बड़ा मुश्किल है। ये लीजिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के कह के गए थे पानी बचाओ बिजली बचाओ। पूर्व क्यों लिखा है सर, वो तो अभी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है बच्चों। पहले कह के गए थे पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ। बस बहुत अच्छे से मैंने वो बात रट ली। पानी कम पीता हूँ तो पानी की जगह मैंने बोल दिया इंक बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। चलो चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो तो ए है 4000 यूनिट्स। अब बच्चों क्वेश्चन यूनिट्स में है तो आंसर केजी में कैसे होगा, आंसर भी किस में होगा, यूनिट्स में होगा ना। तो यहां पर लिख दिया मैंने यूनिट्स, राइट। पहले क्वेश्चन देखो, नीचे देखोगे 4 चीजें पूछ रहा है। तो पहली चीज पूछ रहा है EOQ। EOQ के लिए √2 ए कितना गिवन है 4000 यूनिट्स, ये लीजिए। ओ कितना गिवन है 50 रुपए, ये भी ले लो। उधर देखो C है 40 रुपए, अब की बार C परसेंटेज में है, रुपए में है, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। बच्चे अक्सर क्या करते हैं 40 से 40 काट दिया 100 आ गया। गलत तरीका है, गलत तरीका है। आपको ऐसे काटा पीटी नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर देना है। पहले लिख रहे हो फिर काट रहे हो, ये मजाक थोड़ी ना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ का आंसर आ गया 100 यूनिट्स। अगली चीज TPC पूछी है, फॉर्मूला है पप्पा PP × A। PP क्वेश्चन में देखो तो 100 रुपए, यानी एक लड्डू 100 रुपए का है, और एनुअल कंजम्पशन साल भर में 4000 लड्डू मंगा रहे हैं तो × 4000, तो ये आ गया आपका आंसर 4 लाख रुपए, ठीक है। अगली चीज क्वेश्चन में पूछे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है A/EOQ, या यहाँ से समझना चाहो तो आप साल भर में कितने लड्डू मंगाने 4000, एक बार में कितने मंगा रहे हो 100, तो 4000 को 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक बार में 100 ही तो मंगा रहे हो, तो कितना आ गया 40 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बच्चों में एक आखिरी चीज और पूछी है इस क्वेश्चन में, वो है TOC। तो आइए ये चीज आपको समझाता हूँ। TOC क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। जगह थोड़ी कम है, वो पोर्शन में यूज नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पर बताऊँ आपको TOC चलेगा। हाँ बच्चे कह रहे हैं चलेगा, तो ठीक है यहाँ पर हम TOC बता रहे हैं। बात नंबर 4 TOC की फुल फॉर्म होती है, अब आप बताएंगे फुल फॉर्म बताओ, TOC की फुल फॉर्म बताओ। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, हिंदी करें टोटल। टोटल का मतलब साल भर की, कुल नहीं, साल भर की ऑर्डरिंग, मंगाने की, साल भर की मंगाने की कॉस्ट। आप जरा क्वेश्चन में देख के बताएं, एक बार माल मंगाने की कॉस्ट को कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार माल मंगाने की कॉस्ट थी 50 रुपए, देखो क्वेश्चन में देखो। अब एक बार माल मंगाने की 50 रुपए, और कितनी बार माल मंगा रहे हैं वो तो हमने यहाँ बताया ना, माल मंगाएंगे 40 बार × 40, तो ये आ गया 2000। आंसर यूनिट्स में नहीं आएगा, रुपए में आएगा, क्योंकि कॉस्ट है। तो 2000 रुपए।
तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, साल भर की माल मंगाने की कॉस्ट, एक बार माल मंगाने की कॉस्ट 50 रुपये इंटू कितनी बार मंगाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह है 50। एक बार माल मंगाने की कॉस्ट को कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इंटू कितनी बार माल मंगाएंगे उसको कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कहानी खत्म बच्चों। अभी अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। मैं आपको ये कहूँगा, आपको सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत है। सारा कुछ इसमें कवर तो हो रहा है ना, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो इट्स ए शॉर्टकट, और करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। खैर, इस पूरी कहानी में ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस पूरी कहानी में अगर आज की कहानी को हम रिपीट करें तो रिपीट ऐसे करेंगे कि जो जो हमने पढ़ा है, पहली चीज़ क्या पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा, माल ज़्यादा ना ना, कम ना ना, इकोनॉमिक हाँ हाँ, √2a/c, c डिपेंड्स ऑन PP, TPC पप्पा, साल भर माल मंगाने की कॉस्ट, और TOC टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाल चुके हैं, A/EOQ, ये हमने पढ़ा है। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूले एक जगह लिख दो। नहीं बच्चों, फॉर्मूले एक जगह लिखना मेरे लिए आसान है, ये समरी में बना सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले एक जगह लिखने से आप उन फॉर्मूलों को प्रैक्टिकली ना लेकर रटने का एक थ्योरी बना लेंगे कि इतना हमको रटना है, जबकि हमने आपको कहा आपको रटना नहीं है, समझना है, और समझकर फिर रटना है। अगर एक जगह लिख देंगे तो आप रटने का काम चालू कर देंगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप रटें लेकिन समझ कर रटें, ये हम चाहते हैं। जो बच्चे कैपेबल फील नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कंसल्ट करें, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हुई। अब आज इसके बाद आज के होमवर्क की तरफ बढ़ा जाए, होमवर्क की तरफ चलते हैं। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, ऑल इलस्ट्रेशन ऑल क्वेश्चन। अरे काई के इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, कुछ कराया है क्या आज इलस्ट्रेशन? सर बुक के ही तो होंगे। अरे बुक के बाद में कर लेंगे यार, है बुक में, ये है, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना समझाऊंगा कि जो क्लास वर्क था वही होमवर्क था, स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। कहीं दिक्कत आए तो 7775900000, ये आज का होमवर्क था। तो ये थी हमारी पहली क्लास। अब जब पहली क्लास थी तो ऑब्वियस है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी, तो एक दो दिन में हम और इम्प्रूव करते हैं, और एक वीक के बाद और इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए खैर, ये तो हमारी बात हुई। अब आपकी बात, आपको मैं 4 बातें बताने वाला हूँ। पहली बात, जब आप पढ़ रहे थे तो आप वीडियो देख रहे थे, जो भी बोर्ड पर चल रहा था अब वो आपको चाहिए, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ नोट्स या स्टडी मटेरियल। तो कुछ नहीं करना, वीडियो का जहाँ ऑप्शन था, जहाँ से आपने वीडियो देखा है उसके बिल्कुल पास में स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शन है। स्टडी मटेरियल में जाओ, आज का जो भी कंटेंट है, जितना हमने बोर्ड पे पढ़ा, ऑल क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, एवरीथिंग स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके ले लें। और कभी अगर इसके अलावा आपको अपने मोबाइल में भी चाहिए हो तो आप फिर एक काम करें, 597775900000 पर व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हैं। तो ये तो बात करी मैंने नोट्स की। दूसरी बात, सर आप क्वेश्चन कौन से करेंगे? बुक के क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे? बुक तो बहुत ज़रूरी है। हम अपने बनाए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, बुक के भी करेंगे, सारे, बिल्कुल सारे, ऑल इलस्ट्रेशन और ऑल क्वेश्चन, हम सारे इलस्ट्रेशन करेंगे, बुक के क्वेश्चन भी उठाएंगे। तो ये बात थी हमारी क्वेश्चन करने का क्राइटेरिया कितना था। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर पढ़ते वक्त या पढ़ने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ नहीं करना। 3 तरीके हैं प्रॉब्लम पूछने के। पहला तरीका, हेलो 777595 दूसरी बात, टिक 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 टिक, मतलब व्हाट्सएप कर दो या फ़ोन पे पूछ लो या व्हाट्सएप कर दो, 2 तरीके। तीसरा तरीका, इंस्टीट्यूट आ जाओ, एड्रेस आपके सामने है, लालकोठी डी-मार्ट के बिल्कुल पास में, लेखा बीकॉम क्लासेस, लालकोठी डी-मार्ट के बिल्कुल पास में, जयपुर। इंस्टीट्यूट आ जाओ, यहाँ पर आकर भी आप मुझसे फेस टू फेस प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। तो प्रॉब्लम पूछने के 3 मीडिया, कॉल, व्हाट्सएप या फिजिकली। तो चलिए, ये हमारी पहली क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई। बाय बाय करने से पहले दूसरी क्लास की भी तो बात करो। इसके बाद की क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, ये सुनो। बड़ा आसान है, व्हाट्सएप में जाओ। इसके आगे की क्लास के लिए मैं आपको बैच में ऐड करूँगा, लेकिन बैच में अगर मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ
तो आप मुझे बताओगे कि बैच में ऐड करो। कुछ नहीं बताना आपको, व्हाट्सएप पे ये मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है? किस नंबर पर? अच्छा, नंबर की क्यों टेंशन ले रहे हो बालक, एक ही तो नंबर है, सामने लिखा हुआ है, उस नंबर पर, हाँ 59, बस इतना सा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेन बैच में। ओफो, व्हाट्सएप, सॉरी, व्हाट्सएप। तो क्या मैसेज करना है? मेन बैच में ऐड करो व्हाट्सएप। ये लीजिए, बस इतना सा लिखना है, मेन बैच में ऐड करो। किसको करूं? नाम बताओगे ना? हाँ, तो अपना नाम बता देना। अच्छा ठीक है, और फर्स्ट ईयर में करूं या सेकेंड ईयर? अच्छा, क्लास भी बताओगे? सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर लिख देना, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, क्लास बता देना। और नाम और क्लास के अलावा किसे ऐड करूं? जिस मोबाइल नंबर से आपने एलबीसी की ऐप में लॉगिन किया है, मुझे वो मोबाइल नंबर भी चाहिए। वही मोबाइल नंबर दें जिससे आपने ऐप में लॉगिन किया है। तो आप मुझे एक दें फ़ोन नंबर, बस आप मुझे 3 चीज़ दें, बड़ा आसान है इन्हें याद रखना। मेन बैच में ऐड करो, नेम क्लास फ़ोन नंबर, देख लो, मेन बैच में ऐड करो, नेम क्लास फ़ोन नंबर, नेम क्लास फ़ोन नंबर, बस ये तीनों चीज़ें आप मुझे दें। उसके बाद हम आपको मेन बैच में ऐड करेंगे और आपके पास हमारी तरफ से कुछ इनिशियल मैसेजेस आएंगे जिन्हें वेलकम मैसेज कह सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आप एंजॉय करते रहें इस क्लास को, खुद भी और दूसरों को भी एंजॉय कराएं। दूसरों को भी एंजॉय कराएं, तो दूसरों से मतलब तो आप जानते हैं कि दूसरे कौन होते हैं, उन्हें भी बताएं कैसे क्लास लेनी है और स्टार्ट करें ये क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये आप मुझे मैसेज करें 7775900000 पर, मैं आपके व्हाट्सएप का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन जब मैसेज करें तो लास्ट में आप जानते हैं क्या बनाना है? ऐसे बनाना नहीं होता, स्माइली है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।